नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में फ्री बीज पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया। इस बीच चुनाव आयोग किसी भी दिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव आयोग ने आज सुचारू रूप से चुनाव करवाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई। आयोग अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। आज तेलंगाना तैयारियों की समीक्षा की गई, यानी अब किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। भले ही अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा नहीं हुई हो, लेकिन सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। सभी 5 चुनावी राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए मुफ्त के वादों की झड़ी लगाई जा रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज के खिलाफ एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियों के वोटर से फ्री बीज या मुफ्त उपहार के वादों पर रोक लगाने की अपील की। इसमें मांग की गई है कि चुनाव आयोग को ऐसी पार्टियों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ता से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट से फ्री बीज की परिभाषा तय करने की अपील की। केंद्र ने कहा कि अगर फ्री बीज का बंटना जारी रहा तो ये देश को भविष्य की आर्थिक आपदा की ओर ले जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्री बीज पर पार्टियां क्या पॉलिसी अपनाती हैं, इसे रेगुलेट करना चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं है। चुनाव से पहले फ्री बीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों या नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक चुनाव आयोग फ्री बीज पर एक्शन लेगा, लेकिन क्या 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन में है? राजनीतिक दल चुनाव के लिए तैयार हैं, तो चुनाव आयोग की तैयारी भी अंतिम चरण में है। 5 राज्यों में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। नवंबर-दिसंबर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले चुनाव आयोग ने आज सुचारू रूप से चुनाव करवाने के लिए पर्यवेक्षकों की एक बैठक बुलाई। चुनाव आयोग की पुलिस, सामान्य और व्यय पर्यवेक्षकों के साथ दिन भर चलने वाली बैठक का उद्देश्य चुनाव को लेकर रणनीति बनाना है, ताकि सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा सकें। आदर्श संहिता प्रभावी ढंग से लागू हो और धन और बाहुबल चुनावों में हावी ना हो, इसके लिए आयोग तेजी से काम कर रहा है। आयोग अब तक राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव तैयारियों का जायजा ले चुका है। आज तेलंगाना तैयारियों की समीक्षा की गई है, यानी अब किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। मिजोरम की विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहीं तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है। तेलंगाना में जहां भारत राष्ट्र समिति यानी BRS का शासन है, वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। अब इन राज्यों में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराना चुनाव आयोग की बड़ी चुनौती है, और इससे भी बड़ी चुनौती मुफ्त के चुनावी वादों पर रोक लगाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो मुफ्त की रेवड़ी पर क्या लगेगी लगाम, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन अतिथियों का परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रोफेसर शिल्पी दीक्षित शर्मा जुड़ चुकी हैं, मैम बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर चुनाव आयोग जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। ऋषिपाल जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सर आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर पहला सवाल मेरा आपसे ही है, सर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटने जैसी घोषणाओं और योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, राजस्थान और मध्य प्रदेश और सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सबसे पहले इस पूरे विषय को आपसे कानूनी रूप से समझना चाहेंगे। देखिए, जो फ्री बीच की जो हमारी पूरे देश में परंपरा से चालू हुई, और इसमें ऐसा कहना कि कोई एक पार्टी या सत्तारूढ़ दल या विपक्ष, हर पार्टी जो है अपने अपने हिसाब से फ्री बीज दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा कि किसी भी जनता को सुविधा देने का जो मामला है वो निश्चित रूप से जो है वो एक नीतिगत फैसला है कि सरकार किसको वो फ्री बीज देती है, किसको सुविधा देती है। लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है कि चुनाव से कुछ समय पहले जो है इस तरह की सुविधाओं का ऐलान करना या इस तरह की जो सुविधाएं देना, जिससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो हमारी न्याय प्रणाली है वो चुनाव प्रणाली जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। तो जो दोनों बातें, एक तो ये कि ये निश्चित रूप से है कि भाई हम जिस तरह से जो अपनी चीजों को बांट रहे हैं और जिसका आउटकम कुछ नहीं हो रहा, बड़े बड़े लोन्स माफ हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सुविधा दिल्ली में आप देख रहे हैं कि DTC जो घाटे में चल रही है उसमें ऑलरेडी जो है जो बहुत से लोगों को फ्री अलाउ किया जा रहा है। तो अपने आप में इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जो टैक्स पेयर है, हर चीज टैक्स पेयर के ऊपर पड़ी जाएगी, उसको सुविधा कुछ नहीं मिल रही, लेकिन टैक्स पेयर को सारी सब कुछ को देना है। तो अल्टीमेटली इसको ये सिस्टम कैसे चलेगा, कौन इसकी जवाबदेही है, कौन तय करेगा? तो बिल्कुल PI पे जो आप आज नोटिस हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये बहुत समय पहले होना चाहिए था। चाहे कोई सरकार हो वो तय करे कि किस तरह से किस सुविधाओं के तहत और कौन कौन उसके मतलब कौन कौन ऐसे हैं जो उसके पात्र है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके पात्र भी नहीं है, फिर भी जो है सारी सुविधा बहुत लंबे समय पे बहुत ये जो फंड है वो मिस यूटिलाइज होता जा रहा है। सर एक चीज और, सर क्या इसे सर्वोच्च न्यायालय की ओर से चुनाव सुधार को लेकर पहल के रूप में देखना चाहिए? मैं बिल्कुल, मैं इसलिए बता रहा हूँ, 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो फ्री बीज के ऊपर जो बहस हो रही थी वो बहुत समय पहले हो रही थी कि क्यों दिया जा रहा है, लेकिन एक वो ये सुविधा चुनाव से बिल्कुल थोड़े पहले जो है, जब ये इसके अनाउंसमेंट होते तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ये जो मतदाता है उसको लुभाने की बात है। उस सरकार को पता नहीं कि जब वो सरकार में वो दल जो है सरकार में आएगा तो वो सुविधाओं को कैसे देगा, वो कैसे पूरा कर पाएगा। लेकिन उस समय शुरू में क्या है, जिस समय इलेक्शन से पहले तो सभी बड़े बड़े वादे कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप जो बांट रहे हैं आप ये कहाँ से, इसका फंड कहाँ से लेके आएंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, चुनाव अपने आप में चुनाव प्रणाली के अंदर भी एक बहुत बड़े सुधार के रूप में देख रहे हैं हम इसको। जी डॉक्टर अमीन जी, चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ी बांटना और चुनाव में हवाई वादे करना, इसे आयोग की कार्यप्रणाली कैसे रेखांकित करती है? ऐसा है कि इस बारे में चुनाव आयोग ने बहुत सुधार के कई नियम कायदे कानून बनाकर और उसको कानून मंत्रालय को भेजा था कि वो सरकार इस पे कानून बनाए, लेकिन उन पे धीरे धीरे परिवर्तन देखा गया। जैसे कि इससे पहले आपने देखा होगा कि आधार कार्ड से आपके इलेक्शन कार्ड को ECI को जोड़ा गया, लेकिन उससे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोग चले गए थे, जबकि हमारे 60 करोड़ मतदाता उसमें इनरोल किए जा चुके थे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया और कैबिनेट ने उसको पास किया, इससे पहले आपके सामने आया। क्योंकि क्या होता था, एक आदमी 2 जगह वोट 3 जगह वोट अपना यूज करता था। तो अब इससे क्या हो, सेंट्रलाइज हो गया, आधार कार्ड जिसका होगा उसी से लिंक होगा और डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से ये चीजें जो है 2013 में ये डॉक्टर SY कुरैशी के चुनाव आयोग के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस समय बहुत से रिफॉर्म तय किए गए इलेक्शन कमीशन ने और उसको सबमिट किया था। ये धीरे धीरे लागू होने चाहिए। लेकिन फ्री बीज को किसी पार्टी ने भी
किसी पार्टी ने भी कोई अहमियत नहीं दी, ना उसका कोई कानून बनाया, ना कुछ किया। जब ये वो लोग गए वहां पर और उसके चुनाव हमसे सीजीआई ने इलेक्शन कमीशन पूछा इस बात को, इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया इसका हमारे पास कोई रूल रेगुलेशन नहीं है जिससे कि हम इन पर कोई सख्ती कर सके। इसलिए अब सीजीआई ने जो है वो स्टेट पे नोटिस डाले हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है इस बारे में कोई कानून बनाया जाना चाहिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो सारी पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां इलेक्शन में आने से पहले जो घोषणाएं करती हैं उन घोषणाओं को बताना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि पैसे लाएंगे कहाँ से और किस तरह से होगा कंप्लीट, ये जनता के सामने रखने की बात है, जिससे कि एक सही तस्वीर सामने आती है, बिल्कुल सही, जिससे कि जनता को पता चल सकता है कि पैसे आएंगे कहाँ से, किस तरह से आएंगे कहाँ से, और किसके पैसे होंगे। ये बड़ा सवाल है कि पैसे आएंगे कहाँ से और ये पैसे किसके होंगे। शाही जी, सारी बात तो यहीं पर आकर पार्टियों को बताना होगा। जवाब ले लेती ये बात चाहता है इलेक्शन कमीशन। शाही जी। जी देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की राय यहाँ पर मानी जा रही है तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा इस देश में फ्रीबीज को समाप्त कर देना चाहिए, इस पर एक नियम कानून बनाना चाहिए। मगर ये आज की परिपाटी नहीं है। तमिलनाडु का उदाहरण उठाकर देख लीजिए, दो पार्टियां हमेशा वहां राज करती थी। कभी एक पार्टी गई, दूसरी पार्टी ने 10% ज्यादा बढ़ा कर दिया, फिर अगली पार्टी आई 10% ज्यादा बढ़ा कर दिया। इसमें नुकसान सबसे ज्यादा होता है आम मतदाताओं का, लेकिन वही आम मतदाता इस चीज को समझ नहीं पाते और उसके लालच में आ जाते हैं। तो जो पार्टी वहां रहती है, दूसरी कोई नई जाती है, तो फिर उनके मुकाबले में खड़े होने के लिए ये सब करना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं पर देखिए, जो बेहतर होता है वहां के लोगों के लिए हम लोग घोषणाएं करते हैं। चुनाव में इस चीज को किसने ज्यादा बढ़ाया? ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो बढ़ाया, उसके बाद उनका इंडिया अलायंस के सदस्य कांग्रेस ने बढ़ाया। ये लोगों ने जाकर धीरे धीरे अब देश में इस तरीके का एक वातावरण फैला दिया इन लोगों ने कि दूसरे लोग, अगर हम लोग कहें कि नहीं हम लोग एकदम सन्यासी हैं, हम लोग ये घोषणाएं नहीं करेंगे, अपनी भी बात करिए शाही जी। एमपी सरकार को भी तो नोटिस किया गया है, वहाँ तो आपकी सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार को किया गया, राजस्थान सरकार को किया गया, सबको किया गया। राजस्थान तो याद है, राजस्थान वालों से पूछ लेंगे, आप मध्य प्रदेश की तो बात करिए ना। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि सबको किया गया है, छत्तीसगढ़ को किया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबको किया, जहाँ चुनाव है सबको किया गया। जो फ्रीबीज अगर बांट रहे हैं, फ्रीबीज उसमें क्या कहा गया है कि आप बताइए कि ये फ्रीबीज है या जनता के लिए बेहतर योजनाएं हैं। दोनों में बड़ा फर्क होता है। हर चीज को आप फ्रीबीज मान लेंगे वो भी उचित नहीं है, हर चीज को जनता की योजना मान लेंगे। जैसे क्या होता है, जो सरकारें होती हैं अभी शिलान्यास और उसकी घोषणा कर रही हैं, तो सरकारों का जब सरकार रहती है 5 साल बाद जाती है, तो ये तो आज से नहीं, ये जब से हमको लग रहा है कि इस देश में चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, तब से ये घोषणाएं होती हैं। इनको हम फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं लाते हैं। मगर जो लालच लिया जाए कि हम जीतेंगे तो ये कर लेंगे, हमने 200 रुपए देना है, 2000 रुपए देना, इन सब चीजों को बंद हो जाना चाहिए। और इसके लिए मुझे लग रहा है न्यायपालिका को सख्त लेना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को समन्वय स्थापित करके इन चीजों को एक साथ बंद कर देना चाहिए। ठीक है, टीएमसी के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत संजय जी आपका, और इस पर आपकी टिप्पणी भी मैं लेना चाहूंगी। सवाल पूछने में देर से जुड़ा हूँ जी। आज का पूरा विषय आप जानते ही हैं और मुफ्त की रेवड़ी को लेकर लगातार यहाँ पर चर्चा चल रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? रेवड़ी तो सबसे बड़ी, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा रेवड़ी 15 लाख का था और वो रेवड़ी किसी को मिली नहीं। तो एक बयान रेवड़ी की कल्चर, बयान में जरा पूरा बयान संजय दादा बोलिएगा। ये 15 लाख बार बार कहते हैं आप लोग, आज उस चीज की समीक्षा ही हो जाए, मैं सुन लेता हूँ। उन्होंने समीक्षा में करके ही बता रहा हूँ। उन्होंने यही कहा था कि वो काला धन जो विदेशों में पूंजीपतियों का है, अगर वो काला धन इस देश में आ जाए ना, तो क्योंकि ये रट गया है पूरी तरीके से, लोगों ने इतनी बार बोला है, तो मुफ्त में ऐसे ही बोला था, 2 बार बोला था, मुफ्त में
मुफ्त में जो है हर एक के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, आप कोर्ट के नोटिस को लेकर क्या कहेंगे? आज जो कोर्ट ने नोटिस दिया है उसको लेकर क्या कहेंगे संजय जी? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि गाइडलाइन बिल्कुल रूप से होना चाहिए। हर एक पार्टी को उस गाइडलाइन के तहत घोषणाएं करनी चाहिए कि हर के महिलाओं के खाते में 3000, बेरोजगार खाते में 2000, इस तरह के गाइडलाइन से सिर्फ देश के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं तो ये भी देश के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। ये सब योजनाएं बंद करके आप पैसे देकर के आप कम पैसे लीजिए, 2 रुपए लीजिए, 3 रुपए लीजिए, 5 रुपए लीजिए, 10 रुपए लीजिए, एटलीस्ट देश की अर्थव्यवस्था को सही करिए। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल डीजल को वैट में ला करके आप लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए हैं, उसका हिसाब दीजिए। जो 120 रुपए प्रति बैरल का पेट्रोल मिल रहा था, जब 70 रुपए का मिल रहा था, आज जो 60 रुपए प्रति बैरल हो गया है, लेकिन अभी भी 100 रुपए से कम नहीं हो रहा है। वो पैसा केवल और केवल चुनाव के खर्चे में जा रहा है। कहाँ जा रहा है कोई नहीं जानता, किस जगह लग रहा है कोई नहीं जानता, कहाँ पे वो एडजस्ट हो रहा है कोई नहीं जानता। तो उसको भी जो है देखना चाहिए कि वो पैसा जा कर रहा है, क्योंकि अरबों रुपया वहां से बचत हो रही है सरकार के पास, और सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, पेंशन योजना नहीं दे पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो अब तक जब पिछले 65 साल से पेंशन योजनाएं चल रही है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप नौकरी भी नहीं दे रहे हो, पेंशन भी नहीं दे रहे हो। तो ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए कि आखिर वो पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कहाँ पे वो खर्चा हो रहा है। हिसाब देना चाहिए। जो 24 घंटे 24/7 जो इनके पास जो बड़े बड़े जहाज लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ से पैसा इनके पास इतना आ रहा है, इसके बारे में भी एक गाइडलाइन होनी ठीक है। मैं आखिर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपने जो अभी गंभीर आरोप लगाए हैं संजय जी, अभी जो आप आरोप लगा रहे हैं इसको लेकर मैं शाहिद जी से जरूर यहाँ पर जवाब लूंगी, लेकिन शिल्पा दीक्षित जी, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में रेवड़ी कल्चर का उल्लेख करते रहते हैं और इसी मामले में कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस भी दिया है। आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको अंतर बताना चाहूंगी कि देयर इज अ कैटेगोरिकल डिफरेंस व्हिच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। आप फ्रीबीज और वेलफेयर स्टेट, इसमें बहुत हेडलाइन डिफरेंस होता है। हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है दैट इंडिया और एनी रूलिंग गवर्नमेंट हैज टू फॉर्म अ वेलफेयर स्टेट। और आज भी हमारे देश में अंत्योदय के लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है तो जिसको ये लोग तथाकथित रूप से फ्रीबीज कह रहे हैं, वो हमने एक वेलफेयर स्कीम के रूप में लाए। वी गॉट मनरेगा, जो सबसे बड़ा जो है बाण बना, संकट मोचक बना आपके कोविड काल में। हम लोग पीडीएस लेकर आए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विच प्रूव टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। वी गॉट सर्टेन स्कीम्स फॉर फीमेल्स जो वाकई में बहुत बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है कि सब फ्रीबीज, तो मैक्सिमम फ्रीबीज या वेलफेयर स्टेट तो आप लोगों ने दिए। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें योगी जी ने फ्री अनाज दिया, फ्री राशन दिया, तो दैट इज अ फ्रीबीज। जहाँ तक आप राजस्थान सरकार की बात कर रही हैं, तो राजस्थान सरकार का अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगी तो वी क्लियरली अबाइड, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है। हम दलितों और शोषितों को ऊपर लाने की बात करते हैं और हम जय जगत के प्रिंसिपल में विश्वास करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम आपका कैसा होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग जय जगत में भरोसा करते हैं। आपने फ्रीबीज की बात तो बहुत ऊंची जोर जोर से चिल्लाकर बोली, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए इस देश में जो लोग भाग गए हैं और जिनके बैंक अकाउंट्स को रिवर्स कर दिया गया है, जिनके पैसों को माफ कर दिया गया है, आपने उनकी बात नहीं की। आखिर उनके पैसे जो गए हैं उससे भी तो देश को आर्थिक हानि हुई। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। शाहिद जी, पहले इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं ये मानती हूँ कि ये प्रेरोगेटिव होता है हर एक पार्टी का, जो अपने अंदर एक सिस्टमैटिक चीजें जो है वो देखिए। और जहाँ तक आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, तो मैं तो नहीं समझती कि हम लोग सत्ता की लोलुपता में आकर कुछ ऐसे वादे करेंगे कि हम सब वोट के टाइम पर जनता को ये करेंगे, उसके बाद फिर नहीं करेंगे। तो आई डू नॉट बिलीव इन दिस, बिकॉज वी फर्मली बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम मानते हैं कि वी वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट वेलफेयर पॉलिसी, which say that India
is a union of states आर्यन शाही जी, and India आप इसे जवाब लेना है believes जी। India is a welfare state। तो हम उसको मानते हुए लोगों को सुविधाजनक जो स्कीम्स है वो देने का काम करते हैं। ठीक है, शाही जी। देखिए, संजय चक्रवर्ती जी ने कई आरोप लगा दिए, मैं वहीं से शुरू करता हूं और आप तक आता हूं। कांग्रेस की हमारी बहन बैठी हैं, संजय चक्रवर्ती जी ने वैट का मामला उठाया। मैं कहता हूं तीन बैठक पहले लखनऊ में एक बैठक हुई जिसमें ये कहा गया स्पष्ट रूप से कि वैट के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों से लेकर, देखिए मैंने इसलिए कहा कि ये लोग अभी तुरंत कहेंगे, सभी कांग्रेस के केरल से लेकर सबने कहा कि नहीं, वैट हम नहीं हटाएंगे। राजस्थान में श्रीगंगानगर में 113 रुपए से ऊपर डीजल पेट्रोल बिक रहा है। लखनऊ में आ जाइए 95 रुपए बिकता है, पटना में चले जाइए तो 98-99 रुपए बिकता है। आखिर क्यों? इन लोगों ने वैट को कम नहीं किया, तभी राजस्थान में इतना महंगा मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा पैसा जो है जहाजों पर कहां से आता है, ये अभी इन्होंने कहा कि जहाज लेकर सरकार कर रहा है। अभी जो ममता बनर्जी जी गई थी कहीं बाहर 3 लाख रुपए के कमरे में रुकी थी, वो सब कहां से आता है? सरकारी खर्चे को अगर आप उसमें जोड़ते हैं तो ममता बनर्जी जी जो चप्पल पहन के चलती हैं वो अभी 3 लाख के कमरे में रुकी थी, कहां से आ रहा है पैसा? तीसरी बात, काले धन पे बात हो रही थी। काले धन पे मैं कहता हूँ अभी तक लगभग 2 लाख करोड़ की संपत्तियां, 2 लाख करोड़ का धन वापस आया है जो काला धन है। एक तो लगभग जो है 1.75 करोड़ लाख वो रद्द की गई है कंपनियां, जो बोगस कंपनियां चलती थी। 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं इस देश में, जो जनधन अकाउंट और उसमें जो है लगाकर घपलेबाजी की जाती थी। और सबसे बड़ा रोक लगा है तो जनधन अकाउंट हम लोगों ने खोला ना, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं दिखाकर कि ये अभी रिमोट दबाया इतने करोड़ रुपए पहुंच गए। वही राजीव गांधी जी, उन्हीं के पिताजी कहते थे 85 पैसा ये हाथ का पंजा खा जाता है, कांग्रेसी लूट लेते हैं, 15 पैसे पहुंचता है। आज जनधन अकाउंट खोला गया, आज आयुष्मान योजना चल रही है। आज जो है 15 लाख रुपए संजय दत्त उस दिन हमारे खाते में आ गए, जिस दिन पाकिस्तान को हमने उसके घर में घुस कर मारा। 15 लाख रुपए उसी दिन हमारे खाते में आ गए। इस देश में जो है जनता को हमने 1 साल के अंदर टीका बना के वैज्ञानिकों की सहायता से दिया। 15 लाख उस दिन वापस आ गए कि जिस दिन हम लोगों ने आज कोरोना पर बहुत जल्दी काबू पा लिया। नहीं तो 75 में चेचक आया और 90 में टीका बना। इंसेफ्लाइटिस कब आया, टीका कब बना? चलिए मुझे ब्रेक लेना है। एक टिप्पणी दोनों की तरफ से, संजय जी और शिल्पा जी, जल्दी से प्लीज। देखिए, महिला मंडल करने में भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस पर आरोप लगाने में और देश को 70 साल में क्या देने में इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं आदरणीय शाही जी से बस इतना ही पूछना चाहूंगी कि जितने लोगों के वेवर्स आपने किए हैं बैंक लोन्स में, और जितनी फ्रॉडलेंट कंपनियां गौतम अडानी ने बनाई हैं ओवरसीज, क्या आपने उन कंपनियों को बंद करवाने के लिए कुछ किया? आपने क्यों नहीं किया? जबकि मालूम है कि वो पैसा जो है मनी लॉन्डर करके इधर से उधर करके मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और उसी फेक पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। इसका जवाब दूंगी ब्रेक के बाद। संजय जी, आखिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम महिलाओं की सुविधा के लिए संजय जी एक लाइन में ब्रेक पर जाना, या फिर अंत्योदय में रहने वाले लोगों को दिए जाने वाली चीजों से आपको क्या दिक्कत है श्रीमान? आप बड़ी मछलियों को क्यों नहीं पकड़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक के शासन में सबसे ज्यादा पैसा अपने कैंपेन में खर्च किया है। आपकी मन की बात जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं वो मुझे नहीं मालूम कितने लोग सुनते हैं, लेकिन उस मन की बात पर कितना रुपया खर्च हुआ है जरा उसको भी मालूम कर दीजिए। चलिए अब संजय जी के मन की बात में ब्रेक के बाद सुनूंगी। मैंने मौका दिया था आपको, लेकिन आपने अपनी बात तो मुफ्त की रेवड़ी से चुनाव प्रणाली प्रभावित होती है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमीन जी, क्या आयोग इस मामले में कोई हस्तक्षेप कर सकता है, कोई कार्रवाई कर सकता है? देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि समय समय पर चुनाव आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र से जब ऊपर बात चली जाती है तो उसको देश के पार्लियामेंट में कानून बनता है। बिना कानून बनाए कोई काम हो नहीं सकता। कानून बनेगा तभी उस पर लागू होगा। इसके रिफॉर्म्स जो हैं इसमें सुधार करने के लिए चुनाव आयोग ने समय समय पर सबमिट किया है गवर्नमेंट को, लॉ मिनिस्ट्री को दिया है कि लॉ मिनिस्ट्री उसको पार्लियामेंट में प्रपोज करे और उस पर जो है गवर्नमेंट रूल बनाए। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आधार कार्ड को जोड़ा जाए, आधार कार्ड को इलेक्शन कार्ड से जोड़ दिया जाए, इससे कि डुप्लीकेशन ना हो सके वोटों की। लेकिन इस पे भी कई पार्टियों को बहुत ही प्रॉब्लम थी।
तो वो लोग कोर्ट चले गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इसको प्रोसेस किया था और 62-63 करोड़ मतदाताओं को इनरोल कर लिया था, लेकिन वो रुक गया। अब ये इसी गवर्नमेंट ने ही उसको भी किया है और उस वक्त भी हमने उसका स्वागत किया था। जब पूछा गया इससे क्या होगा तो उसका स्वागत किया गया कि जब देखिए कोई आदमी नोएडा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, तो अलग अलग वोट डालता था। अब क्या है, आधार कार्ड से जुड़ने से सिर्फ एक बार ही वोट कर सकता है, चाहे वो दिल्ली में करे चाहे वो करे, उससे ऑटोमेटिकली दूसरा कैंसिल हो जाएगा या पकड़ा जाएगा। तो अब ये इसके लिए चुनाव आयोग के पास हमेशा काम करना चाहता है चुनाव आयोग, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। पावर पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, जो कि पार्लियामेंट के अंदर उनको पास करना है। अगर वो पार्लियामेंट में पास करेंगे, लागू होगा, तो इलेक्शन कमीशन उसको लागू करता है। अब बड़ा अच्छा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया चुनाव आयोग ने जाके सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे पूछ लिया है और उनको नोटिस दे दिए हैं और उनसे पार्टियों से पूछा भी गया कि फ्री बीज किस तरह किया गया। इसका जवाब उन लोगों को देना है और इन लोगों को बीच में चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, जब हमारा चुनाव होता है उससे पहले सारी पार्टियों को बुलाया जाता है और कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सजा नहीं दे सकते, सिर्फ नोटिस देते हैं और बैन करते हैं, लेकिन कोई ऐसी पावर नहीं है कि उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, वो पावर्स नहीं है। तो इसीलिए उसमें भी जरूरी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी अगर कानून बनता है और इसमें भी अगर फ्री बीज के लिए किया जाए तो बहुत अच्छा होगा जनता के लिए। अब जनता इस बात को देखेगी और चुनाव आयोग देखेगा और साथ में हमारा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा, कोई कानून आएगा मैं समझता हूँ। इस तरीके से इससे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के चुनाव के लिए भी कहा गया, इसका कोई कानून बनना चाहिए। अभी तक कोई कानून नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर की पोस्टिंग के लिए सिर्फ कैबिनेट डिसीजन होता है और उसको प्राइम मिनिस्टर लागू करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं। अब बुलाने वाले थे, अभी सेशन में हुआ नहीं। जी ठीक है। प्रोफेसर शिल्पा, अगर कोर्ट कोई ऐसी गाइडलाइन जारी करता है तो राजनीतिक रूप से आप लोग उसका स्वागत करेंगे? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तो पहले ही कहा है कि दिस इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कंसेंट, मतलब पार्टी खुद ही अपने आप डिसाइड करे कि भाई वो कितना देना है, क्या देना है, किस हिसाब से देना है। जहाँ तक आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हैं, तो मैं इस बात की पुनरावृत्ति दोबारा करूंगी कि हमने सदैव जो इस देश में गरीब है, जो कहीं ना कहीं आगे महसूस करता है कि इस देश को चलाने में उसकी भागीदारी नहीं है, जो थोड़ा सा हताश है, मायूस है, बढ़ती हुई महंगाई की वजह से या किसी भी कारण से वो आज 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ रही है और हमने जो भी नीतियां बनाई हैं वो संविधान को ध्यान में रखकर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर ही बनाई है। हमने निश्चित रूप से सत्ता की लोलुपता, सत्ता के लालच में या चुनावी रणनीति के तहत या चुनाव जीतने के तहत कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई है। अब आप एक छोटी सी बात ले लीजिए, अभी 1.25 लाख करोड़ रुपए, प्रेजेंट की बात बता रही हूँ आपको, 1.25 लाख करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 7 योजनाएं चल रही हैं, ये उसमें जा रहा है। तो अब ये तो डायरेक्ट वो है कि मैं ये कहूँ कि प्रधानमंत्री जी जब रेवड़ी और फ्रीबीज की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी शायद शीशे में अपना ही अक्स देख रहे हैं, क्योंकि वो जो 1.25 लाख करोड़ रुपया आज जा रहा है इनकी 7 स्कीम्स में, वो कहाँ जा रहा है? दैट इज कॉल्ड एज फ्रीबीज, वो कहलाता है फ्रीबीज। अगर आप जनता की ऊपर लाने के लिए ये जो गरीब व्यक्ति है जिसको भोजन नहीं है खाने को, या जो मतलब शोषित है, बेचारा रिक्शा चला रहा है, उसको अगर हम टीडीएस के थ्रू अगर कुछ दे देते हैं तो वी विल बी कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट, वी विल सेट एन एग्जाम्पल। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम बोलेंगे कि सारी रेवड़ी कल्चर है। दूसरी बात, एकदम से प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्या हुआ, वो 6 जनवरी को एकदम से बोले 2022 में, बोले साहब 600,000 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। अब ये एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हो गया, इसको आप कहेंगे फ्रीबी। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीबी। एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न, मैं दोबारा से इस बात को बोलूंगी, हम संविधान की राजनीति करते हैं, सत्य की राजनीति करते हैं, पुख्ता तौर पर इस बात को मानते हैं कि भारत जो है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का विकास करना, जय जगत को मानना कि हम हैं और उनकी वजह से आज हम हैं।
हमारी चलिए मुफ्त की रेवड़ियों की जो परिभाषा है वो शिल्पा जी ने दे दी। शाही जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बहुत देर से संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा मैं एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। जी मैं दोबारा मैम आपके पास आ जाऊंगी, मैं दोबारा आ जाऊंगी। एक मिनट, सत्ता में इतनी मदहोश न हो जाओ कि अपने गरीब जनता को भूल जाओ, और जिसके वजह से आज मैं सत्ता में आई हूँ आज मैं उन्हीं का भला करना भूल जाऊँ, तो ये कम से कम कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। जी ठीक है संजय जी। मैं कुछ अपने भाई शाही जी को जवाब दे दूं। मैं बड़ी देर से इंतजार को बोल रहे थे, मैं लिख रहा था जी। शाही जी ने ममता बनर्जी के 3 लाख का रूम का जिक्र किया। हाँ। शाही जी बोल गए कि चप्पलों का भी जिक्र किया है। 35,000 करोड़ का जो है वो कम से कम खर्चा कर चुके हैं विदेशी दौरों पे। 35,000 करोड़ रुपए। काला धन की बात करते हैं तो काला धन जो है 1950 से लेकर के 2014 तक 1,30,000 करोड़ था, जिससे उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए बांटेंगे। काला धन इस समय जो है 2014 से लेकर 2022 तक 9,21,000 करोड़ रुपए हो चुका है। अब तो 45 लाख की बात हो गई सर, कहाँ से लाएंगे पैसा। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि काला धन हमको तभी आ गया था जब ये हुआ वो हुआ। काला धन हमारी जेब से वो तभी चला गया था जब ISI जो आकर के हमारे देश में आकर के जांच कर रहे थे। काला धन हमारी जेब से तब चला गया था जब प्रधानमंत्री जी बिना बताए लाहौर में बिरयानी खाने चले गए थे। काला धन हमारी जेब से तभी चला गया था जब गंगा घाट के किनारे बालू के अंदर हिंदुओं को और मुसलमानों को कोई भी सबको दबा दिया गया था। वो काला धन हमारी जेब से तभी चला गया था। उनको नसीब नहीं हो पाया उनको कि उनको जलाया जाए, कि उनको दफनाया जाए, उनको गाड़ा जाए, किस तरह से कोई नसीब नहीं हो पाया। बालू के अंदर दफना दिया गया। काला धन हमारी जेब से तभी चला गया था। जी चलिए, बड़ी लंबी लिस्ट और बहुत देर से लेकर बैठे थे संजय जी। शाही जी अब जवाब तो बनता है। देखिए, उस क्रूर प्रकृति के क्रूर जो है आतंक का इन्होंने किस तरीके से बखान किया, शायद हमको नहीं लग रहा है कि अमेरिका का वो कई किलोमीटर दूर वो सफेद कपड़ों वाला मैदान इन्होंने नहीं देखा है। हिंदुस्तान का वो क्रूर दिन याद आ रहा है, कहाँ पर कैसे किया जाए। और वो क्रूर, आप संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए। उस परिवार के लोगों ने अपने लोगों की लाशों को छूने से मना कर दिया था। वो क्रूरतम माहौल देखा गया है और आप उसकी बात कर रहे हैं काला धन की। मैं अपनी बहन की बातों से शुरू करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हताश, मायूस, जो बेकार लोग हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन योजना वेलफेयर स्कीम लेकर आते हैं। उसमें एक हताश और मायूस विजय माल्या, जिस पर भारतीय जनता पार्टी पर भगाने का आरोप लगता है, उन्होंने एक लंदन की कोर्ट में एक एफिडेविट देकर बताया है कि एक चिट्ठी गई थी जो माननीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने लिखा था कि इनको लोन दिया जाए, और वही चिट्ठी पर जो लोन मिलता था लेकर भागे हैं लोग। वो हताश और मायूस उस टाइप के कितने हैं जिनको पी चिदम्बरम साहब, देखिए उत्तर जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आई है तब से न गमले में कोई नेता गोभी उगा पाया और न कोई नेत्री जो है कहीं पेंटिंग बेच पाई। आज तक कोई बेच नहीं पाई। लोग बनाते भी नहीं है और बेचते भी नहीं है। चप्पल पहनने वाली एक नेत्री भी है, वो भी पेंटिंग बेचकर काम चलाती हैं। और इधर देखिए अपना प्रियंका वाड्रा जी भी चलाती हैं। दूसरी बात, मन की बात पर खर्च की बात हुई है। मन की बात पर कितना खर्च होता है सरकारी योजनाओं पर जो है। अभी एक भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस पर वो जो कंटेनर चल रहे थे, 5 स्टार व्यवस्था थी, हजारों लोगों के खाने की व्यवस्था कहाँ से आ रहा था, कौन दे रहा था, उसका भी कुछ हिसाब कीजिए। मन की बात आप कर रही हैं। आप लोग सत्ता में जब रहती हैं भारत जोड़ो यात्रा का हिसाब ले लेते फिर मैं हैं। दोहराऊंगा। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का हिसाब ले लेते हैं पहले, और उसके बाद जो आपने तमाम सवाल किए हैं टीएमसी से और कांग्रेस से, दोनों से हम यहाँ पर जवाब लेंगे। शुरुआत शिल्पा जी आपसे करना चाहूंगी। भारत जोड़ो यात्रा की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शाही भाई साहब, भारत जोड़ो यात्रा ने जगह जगह मोहब्बत की दुकान खोल दी थी, और वो जो कंटेनर जो भारत यात्री चले थे तो उसका खर्चा हम नहीं समझते कि भारत सरकार से लिया गया था, अगर आप इजाजत दें। वो पैसे सब आए थे। शाही भाई साहब सुनिए, तो आप वरिष्ठ है, मेरी बात को सुनिए। हम ये मुख्य मुद्दे की बात कर रहे हैं कि फ्रीबीज और रेवड़ी क्या होता है। तो दिक्कत इस बात की है कि जो चीज संविधान में लिखी हुई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और वेलफेयर स्टेट, तो आप भी अगर सत्ता में आए हैं तो जनता का भला करने आए हैं ना, चाहे वो गरीब हो, वंचित हो, दलित हो, शोषित हो। अगर आज उसको किसी कारण से बेरोजगार, तो आपने पूरे देश को कर ही दिया। अगर 15 लाख कितने आए कि नहीं आए मैं उस विदेश में जा नहीं रही। बेरोजगार देश हो चुका है, केवल अदानी और अंबानी जी चल रहे हैं, वो अच्छे से भी चल रहे हैं।
स्टॉक मार्केट में भी वो बहुत बढ़िया तरीके से जा रहे हैं। आम आदमी, आप मुझसे पूछे, मैं तो गृहिणी हूँ भाई साहब, शाही जी, मेरे को तो चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है। चलिए शिल्पा जी, आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि इस बात पर तो मैं जाने ही रही और कह सब देती हैं बातों ही बातों में। मैं आऊंगी और भी आप बातें कहिए, डिबेट ही इसलिए है, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए मैम रुकना होगा। मैम एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, हमारी भी मजबूरी है। एक ब्रेक के बाद मैं आपको ही मौका दूंगा। मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर चल रही है चर्चा और पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और मैं वक्त जाया नहीं करूंगी बिल्कुल भी। जैसा कि वादा किया था प्रोफेसर शिल्पा कि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबसे पहले आप ही को मौका दूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं एक बात और पूछना चाह रही थी यहाँ पर कि सबसे पहले ये बताइए कि किसी भी चीज के ऊपर लॉ बनाना या किसी भी चीज के ऊपर कानून बनाना, ये किसका अधिकार होता है? दिस इज द प्रीरोगेटिव ऑफ द लेजिस्लेचर। तो सबसे बड़ी शंका की बात तो मुझे ये बताए मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहाँ से पहुंच गया? बाल्को का जजमेंट था आज, बाल्को के जजमेंट में तो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला, लेकिन आज फ्रीबीज का मामला और आज रेवड़ी कल्चर का मामला जिसको आप लोग तथाकथित रूप से बोल रहे हैं, हाउ डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर इन दिस मैटर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है विधायी शक्तियों में दखल देने का। ये सरासर संविधान का अपमान है, संविधान का उल्लंघन है। देखिए सुप्रीम शिल्पा जी माफी चाहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार है वो आप प्लीज मत बताइए। शाही जी जवाब दीजिए। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता। अभी दो तीन बातें इन्होंने कहा है कि जो अब हम लोग जो बात आप उठा रही है संविधान का है, वो दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। 2014 के चुनाव के पहले माननीय राहुल जी युवराज ने 72,000 रुपए की भी एक घोषणा की थी, सरकार आएगी तो हम किसानों को 72,000 रुपए देंगे। वो भी एक घोषणा थी, किसी राज्य में नहीं दिया। हनुमानगढ़ में लाठियों से पिटवाया, आरसी भिजवाया, माफ नहीं किया कर्जा। दूसरा, अडानी की बात पर आता हूँ। 60,000 करोड़ लेते हैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, तो अडानी पाक साफ रहते हैं। 15,000 या 12,000 करोड़ जब छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है तब वो पाक साफ रहते हैं। वहां पर हरियाणा क्या कहते हैं, हिमाचल में जब लगाया जाता है तो वहां पर वो पाक साफ रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई काम नहीं करने से कि उनका एक नाम जोड़ दिया जाता है कि नहीं ये इनके साथ है। देखिए किस तरीके से लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी उजड़ बात करती है। संजय सिंह का कल बयान आपने सुना? माननीय प्रधानमंत्री जी को जब गिरफ्तार होने के जाते हुए निर्लज्जता से उन्होंने कहा कि वो अडानी के नौकर हैं। ऐसे लोगों को सांसद बने रहने का अधिकार है? ये गुंडे हैं, ये जेल में रहे तो ज्यादा अच्छा है। और आपके संसद में क्या कहते हैं, उनको आप भूल गए क्या? जी, आपके सांसद संसद में क्या कहते हैं वो भूल गए? उन बातों को तो हम बोल भी नहीं सकते। नहीं, ये संसद के बाहर कह रहे हैं ना। संसद में तो संविधान का संसद के बाहर कह रहे हैं और संसद के भीतर जो आपके सांसद कहते हैं उनका क्या? उन बातों को भी तो आप जरा याद कर लीजिए ना। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं है और सदन में प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए सत्तावसानी नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। ये तो विशेषाधिकार का मामला है। वहाँ सदन की बात वाकई जो है बाहर हर इंसान को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए ना शाही जी, चाहे वो कोई भी है। रहना तो सबको चाहिए। महुआ मोहित्रा को भी समझाती हैं। आप कह रहे थे हरामी शब्द का यूज किया उसी सांसद के लिए, सिधोली जी के लिए। महुआ मोहित्रा के ऊपर किसी ने कुछ बोला? नहीं बोलते हैं। ये अडानी पर जब नहीं बोलते हैं, यहाँ पर अपने यहाँ लगवा लेंगे, अडानी पर नहीं बोलेंगे, अपनी चीजों पर नहीं बोलेंगे। इनका मंत्री वहाँ पर कहता है राजस्थान में मर्दों का प्रदेश में बलात्कार होता है, लेकिन जो है राहुल गांधी के पोस्टर जारी हो रहे हैं, रावण के रूप में उनको दिखाया जा रहा है, नए जमाने का रावण ये तो अपने आपने ये कहा जा रहा है। उसको लेकर भी तो देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जब दूसरे के ऊपर आप उंगली उठाते हैं तो अपने तरफ भी तो झांक कर देख लिया कीजिए। जी, अरे आप 30 सेकंड दीजिए। कांग्रेस को खुश होना चाहिए, किसी ने पहली बार उनको मंद बुद्धि नहीं कहा। रावण बड़ा विद्वान आदमी था, विद्वान से तुलना की गई है, उनको खुश होना चाहिए। शाही जी, इसमें दो बातें मैं आपको भी स्पष्ट कर दूं। हम फ्रीबीज की बात कर रहे हैं और रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुने प्लीज और इस पर थोड़ा चिंतन मनन करें। मैंने 72,000 भी फ्रीबीज की बात की, अडानी की भी बात की, दोनों का जवाब दिया। आरएसएस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं चल रही है। यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वही चलती है, आप लोगों की यहाँ चलती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। 72,000 किसने दिया? 72,000 का नारा दिया या नहीं दिया?
दूसरी बात 72,000 का नारा नहीं, आप पढ़ी लिखी हैं, मैं ज्ञानी हूँ, आप पहले इसको बता दीजिए। राहुल गांधी देखिए बात क्या चल रही होती है, राहुल मुद्दा क्या गांधी होता है, को लेकिन आप लोग विषय को भटका देते हैं पूरे तरीके से। वो बड़े खुश होने चाहिए हमको। उसको बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इंफ्रिंजमेंट है लेजिस्लेटिव राइट्स का। दिस इज द इंफ्रिंजमेंट ऑफ आ रही हूँ संजय जी आपके पास। इन बिटवीन, ये गलत बात है। चौथी बात, क्या गलत हम बात क्या बताए बोलते ना? हैं, हमने क्या बोला? प्रधानमंत्री जहरीला साहब है, वो सही है, आपके अध्यक्ष कहते हैं। प्रधानमंत्री को जहरीला साहब कौन कहता है? जहरीला साहब क्यों कहा है? खड़गे साहब ने चुनाव की सभा में जहरीला साहब बोला या नहीं बोला? उनके बेटे ने नालायक बोला कि नहीं बोला? अरे शाही जी, शिल्पा जी, किसने क्या बोला क्या नहीं बोला, आप लोग एक बार फिर से उन बातों को दोहरा कर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री का टॉपिक को खत्म कर दीजिए, जो टॉपिक है उस पर रहिए, विषय पर रहिए, विषय से भटक जाइए। संजय जी अपने जो है अपने गिरेबान में झांकिए। संजय जी कैसी बातें कर रहे हैं? अपने गिरेबान में झांकिए। शाही जी विषय पर रहिए प्लीज, मेरा निवेदन है। मैं तो अडानी पर इन्होंने बोला जवाब दिया, मैंने 72,000 ठीक है ना, एक जवाब दिया। जवाब देने का तरीका भी होता है ना। ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, आप ये बताइए। इस तरह की भाषा अगर आपके लिए इस्तेमाल की जाए तो आप सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना, नहीं सुनेंगे तो ठीक है ना। कम से कम भाषा पर संयम रखना चाहिए, सभी से मेरा निवेदन है। सभी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, प्लीज मेरा निवेदन है। अब खत्म करिए संजय जी। क्षमा चाहता हूँ, आपके चैनल पर मैं सैकड़ों डिबेट कर चुका हूँ, मैंने भाषा का कुछ गलत इस्तेमाल किया। ठीक है सर मेरा कहना है हम विषय पर रहते हैं, क्योंकि देखिए किसने किसको क्या कहा, उन बातों को बार बार अगर हम यहाँ पर दोहराते रहेंगे तो विषय की गरिमा को समझिए, हम मुद्दे से ही भटक जाएंगे और इस तरीके से तो आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को तुम कहे ना, बताइए जहरीला साहब कहा उन्होंने? खड़गे साहब ने। शाही जी मेरी बात सुनिए, असंसदीय और गरिमामयी मैं भी हो सकती हूँ, चीख चिल्ला मैं भी सकती हूँ। अगर नहीं कहा तो बताइए ना भाई। आदरणीय राहुल जी के नाम मैं असंसदीय हूँ, अगर उन्होंने नहीं कहा तो बता दीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम बहुत इज्जत और समीप से लेती हूँ। बयान नहीं सुनना है। हम तो लगातार यही कह रहे हैं ना कि वो किसी की तरफ से भी कहा गया है। इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हम तो हर किसी से कह रहे हैं, हर एक पार्टी को, क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा है, हर एक नेता की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको बोलने का संजय जी मौका दे रहे हैं, कई बार मैं आपसे बोल चुकी हूँ। संजय जी ठीक है, सीनियर इलेक्शन कमीशन ठीक है शिल्पा जी, संजय जी को बोलने दीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए। बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए संजय जी। भाषा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की पोल खोल रहा हूँ तो गरिमा खो रहा हूँ। अच्छा ठीक है, शाही जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शिल्पा जी प्लीज, संजय जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। शाही जी की और शिल्पा जी की ऑडियो थोड़ा डाउन कर दीजिए जरा, दूसरों को भी मौका दीजिए भाई। यहाँ लड़ाई का मौका नहीं है। संजय जी अभी जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री के बारे में खड़गे जी ने बोला, उन्होंने ये बोला, रमेश बिधूड़ी जी ने संसद के अंदर, सर वो बात मैं उठा चुकी हूँ। जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस पर रहिए, आप भी वही बातें दोहरा रहे हैं फिर से। मैं उसी में आता हूँ। ठीक है, मैं वही आता हूँ उसी चीज को लेकर के कि आप अडानी के मुद्दे पे आप लोग इतना भड़क क्यों जाते हैं। मैं सिंपल बात है, अगर पाक साफ है तो एक जेपीसी का गठन कर दीजिए। आप 7 लोगों को रखिए, 7 में से 4 आप रखिए, 3 तो हमारे रखिए, 2 रखिए, हमको हमारे 2 लोगों को दीजिए। लेकिन आप कम से कम जेपीसी गठन कर दिए। अडानी का जो है आपके ऊपर जो लेबिल लगा हुआ है कि आप अडानी को सपोर्ट करते हो, अगर लेबिल नहीं लगा तो आजकल जो ट्रेनें चल रही है अडानी करते हो क्या? बंगाल में भी लगा है भाई, बंगाल में भी। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं अगर गलत है तो भगा दिए होते। अरे सर कोई मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको आपके बात पे आपको बोल रहा हूँ। मैं केवल कह रहा हूँ कि अडानी के पास जिस तरीके से संपत्तियां बढ़ रही है, ट्रेन में, बस पे, आपके क्या कहते हैं एयरपोर्ट वगैरह, सब कुछ तो अडानी के पास चला जा रहा है।
अरे आप जेपीसी का गठन कर देंगे तो आपके ऊपर जो लेवी लगा क्या अडानी को संपत्तियां बढ़ रही है। अभिषेक बनर्जी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, आज उनकी संपत्तियां हो रही है, आप लोगों को दर्द हो जाता है, ईडी बुलाता है। ठीक है ना, ठीक है संजय जी, जो उनके ऊपर आप लोग दाग लगा रहे हैं वो नहीं धुलवाना चाहते हैं, वो तृणमूल कांग्रेस को दर्द होना शुरू हो जाता है। नहीं धुलवाना चाहते तो आप क्यों पीछे पड़े हैं? छोड़ दीजिए, विषय पर रहिए सर, विषय पर रहिए, समय कम है, विषय पर रहिए, मुद्दे से भटक रहे हैं। दर्द होता है, ब्रेन इनको दर्द होता है इसका, अडानी के नाम लेते ही पता नहीं क्यों मैं बीजेपी के जितने से बात करता हूँ क्यों परेशान हो जाते हैं। ठीक है ना, दर्द उनको हो रहा है, दवा वो खुद ले लेंगे, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप चिंता मत करिए ना। देश का नुकसान हो रहा है मैम, एक के हाथ से पूरा का पूरा धीरे धीरे देश की सारी संपत्ति हमें दर्द नहीं होगा। चलिए, इस विषय पर हम कई बार बात कर चुके हैं संजय जी, इस विषय पर हम कई बार बात कर चुके हैं, फिर करेंगे, फिर किसी दिन डिबेट में करेंगे, लेकिन जो आज का मुद्दा है जरा उस पर रहने दीजिए। अमीन जी, अगर माननीय न्यायालय की ओर से इस मामले में कोई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो सर आयोग के पास उसे लागू करने की मशीनरी है? बिल्कुल, अगर सरकार कोई नियम कायदे कानून बनाती तो उसको भी लागू करने का अधिकार है, और अगर न्यायालय निर्देशित करेगा तो समय रहते जब तक कानून नहीं बनेगा तो न्यायालय के आदेश माने जाएंगे और वो लागू होगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है जी। क्योंकि अभी 5 स्टेट थे, इसके बाद फिर पार्लियामेंट का चुनाव है, आम चुनाव होगा, तो यहाँ पर अगर कोई रूलिंग आती है सर्वोच्च न्यायालय की तो उसको आदर करता है इलेक्शन कमीशन, हमेशा मानता है उसको। शायद इस बात को तो आप मानेंगे कि चुनाव सुधार अब पॉलिटिकल विल से संभव नहीं है, ऐसे में कोर्ट का हस्तक्षेप अब जरूरी हो जाता है और इसी वजह से हस्तक्षेप करना पड़ा है। देखिए, न्यायपालिका पर सबका भरोसा है, भारत के संविधान पर सबका भरोसा है। अगर न्यायपालिका कोई आदेश देती है तो लगभग हमें तो ये आशा ही नहीं, विश्वास है कि देश की जनता के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात को मानेंगी। और देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि आप लोग इस तरीके के उसमें झांसे में ना आए, लोगों को अपने हिसाब से वोट दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके हाथ में भी एक वोट की ताकत तो हर व्यक्ति के हाथ में है, वो अपने आप भी कम से कम पढ़ी लिखी जनता है, सब कुछ कर जानती है इस चीज को कि कांग्रेस क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, टीएमसी क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, आप देखिए। और धीरे धीरे इस पर लगाम लगाने की जरूरत एक क्यूमुलेटिव एफर्ट से होगा, वरना जबरदस्ती तो हिंदुस्तान में लोग मानते ही हैं, वो न्यायालय करेगा, जबरदस्ती लोग मान ही लेंगे। ठीक है, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी संजय जी। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तो सबको मानना पड़ेगा और चलना चाहिए। अब समय देश काफी जो है स्थिति बिगड़ चुकी है, हालत खराब है देश की, और हम लोग चाहते भी हैं कि कुछ ऐसा जरूर हो, ऐसा कोई कानून जरूर बने कि जो मुफ्त की रेवड़ियां जिस तरीके से बांटी जा रही है कि हाथ में रिमोट लेकर अभी देखिए आपके अकाउंट में ये पैसा जाने वाला है, वो चीजें खत्म होनी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया इस तरह की बात, क्योंकि हम लोग ठीक है शिल्पा जी, जल्दी से एक लाइन में प्लीज। देखिए, मैं इस बात को मानती हूँ कि हम बिल्कुल वी आर गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और हर पार्टी को अपने अंदर एक कमेटी टाइप रूल सेटअप कर लें और उसके हिसाब से वो देखें। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि माननीय उच्चतम न्यायालय का इसमें दखल देना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये जो अधिकार है केवल लेजिस्लेचर के पास है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि अगर ये रेवड़ी है तो और जनता को समझ में आ रहा है कि उनका पैसा गलत जा रहा है या सरकार गलत कर रही है तो वो सरकार को चुनेगी नहीं। तो सबसे बढ़िया बात तो ये होगी कि जनता के हाथ में छोड़ दिया जाए। अगर जनता को लगता है कि सरकार हमें लगता है कि देश के संविधान को कानूनों और जजों से भी ज्यादा आप जानती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।